Assalamu alaikum. Gaza genocide, degraded access. Article written by Abbas Nasser, who is a former editor of Dawn News. Today we are going to talk on Gaza genocide, Palestine, and a glimpse of its history. That how this issue aggravated, how it started, what were the regions in history where it got stability, how it started, how it led to the point where it is standing today, to a very diverse situation, to a very condemning situation, to a situation where the Muslim world seems helpless today. आइए देखते हैं, थोड़ा इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पैलेस्टाइन इशू के थोड़ा सा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे वेरी ब्रीफली, और फिर हम अभी जो करंट सिचुएशन हो रही है एंड द वेरियस फैक्टर्स विच लेड टू द प्रिवेल्ड सिचुएशन, और फिर इसको स्टडी करते हुए थोड़ा फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की तरफ रोशनी डालेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में उस रीजन के अंदर प्रॉब्लम क्या है. आइए जी बढ़ते हैं इसकी तरफ. थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो ये रीजन है पैलेस्टाइन, दुनिया में मैप के ऊपर जोग्राफी में जहाँ पैलेस्टाइन है, आप अगर इसको गौर से देखें तो बहुत ही छोटा सा रीजन है, यानी मैप पे आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आता. तो बहुत इसको मैग्नीफाई करके जूम करके आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली ये रीजन कहाँ पे और कितनी इसकी छोटा एरिया है इस रीजन का, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा. देखिए जी, 1800 बीसीज के पास कैनानाइट्स के पास ये एरिया था, ठीक है. उसके बाद बेबीलोनियन एरा के अंदर चीज़ें आती गई. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर 800 बीसीज के पास ये एरिया उनके पास था. इसको लैंड ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. ये अल्लाह ताला की ये वो सरजमीन है फ़लस्तीन की जहाँ अल्लाह ताला के बहुत से नबी भी आए हैं, बहुत से प्रॉफिट्स यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे जो अल्लाह ताला के डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, जो डिवाइन मैसेज है, डिवाइन रेवोल्यूशन है, वो सारा कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, और लोगों तक जो अल्लाह का पैगाम पहुँचा है वो इस सरजमीन का बहुत अहम किरदार है उस चीज़ के ऊपर. और 800 बीसीज के अंदर फिर हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के टाइम के अंदर ये सारा एरिया जो था उनके पास था. उसके बाद ये 400 साल क्रिश्चियंस के पास रहा, फिर 500 साल ये ज्यूज़ के कब्ज़े में रहा. इस तरह चलते 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 फिर मुसलमानों के कब्ज़े में, और मुसलमानों के कब्ज़े के बाद आपने देखा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो सलीबी जंगें, और वहाँ से चलता हुआ मैटर फिर अराउंड 500 to 600 ईयर्स ये जो ऑटोमन एम्पायर है उनके कंट्रोल में. तो वहाँ से चलते फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई और टर्की जो है एक अपनी लिबरल ड्राइव पे इनिशिएट कर गया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर के अंदर, और आप देखेंगे उसके बाद मामला कैसे बना. 1917 के अंदर 1917 के अंदर जेम्स आर्थर बेल्फोर जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर था, ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड रोशे. लॉर्ड रोशे जो था वो ज़ायनिस्ट का लीडर था उस टाइम का, और उसको लेटर लिखा कि हम ज़ायनिज़म को, ज़ायनिस्ट स्टेट को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के बाद आप देखें कि लीग ऑफ नेशंस के आर्टिकल 22 के अंदर पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट मिलती है. फिर यूनाइटेड नेशन की जो डिफरेंट रेजोल्यूशन हैं 181, 242, 338, उन सब की हमें ब्लैटेंट वायलेशंस नज़र आती हैं. तो ये पहली दफ़ा जेम्स आर्थर बेल्फोर ने, इसको बेल्फोर डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने ज़ायनिस्ट स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट को लेजिटिमाइज़ किया, लीगलाइज किया, जो कि बिल्कुल इलेजिटिमेट और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने का एक पहला जो था एक मूव थी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर. लेकिन आइए कुछ प्रिंसिपली पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेंड है पॉलिटिक्स का, पावर का, हेजमनी का, प्रिपोंडरेंस का, कन्फ्रंटेशन का, वॉर्स का, उसका पैटर्न क्या है. आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं. दुनिया के अंदर इट्स नॉट द मोरालिटी, इट्स नॉट द ह्यूमैनिटेरियन सिंपैथी विच डिसाइड्स, it's the power of the sword, it's the power of the military, it's the military preponderance, it's your strength and
the power you hold at the moment, whether it's strategic power, whether it's military power, whether it's political power, and in the meantimes, the power of economy. All this combines and forms your power, because power has turned into a relative concept now. तो अब दुनिया के अंदर आपके पास क्या ताकत है वो डिसाइड करेगी कि आप फाते होंगे या आप नहीं फाते होंगे. और एक चीज़ बहुत अहम है कि आप ये चीज़ देखें कि हम अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया वीटो पावर्स की दुनिया है. बिकॉज द विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, एलाइड ग्रुप, दे हैव एस्टैब्लिश्ड द ग्लोबल ऑर्डर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. तो इसीलिए यूएन के अंदर 5 ऐसी रियासतें हैं, ऐसी ताकतें हैं जिनके पास वीटो का इख्तियार है. तो ये जो सिस्टम आज हमें नज़र आता है, ग्लोबल सिस्टम पॉलिटिकल, ये ठीक है या गलत है, मगर वो फाते हैं और उन्होंने ये डिज़ाइन की है. या तो हम इतने ताकतवर, मुसलमान दुनिया इतनी ताकतवर हो जाए कि वो इसको डिज़ाइन कर ले. लेकिन आप इसको ज़रा फंडामेंटली अंडरस्टैंड करें कि पहली मूव जब वो हुई इन द 20th सेंचुरी, बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इशू स्टार्ट होता है. फिर लीग ऑफ नेशंस में इस इशू को देखा गया और आर्टिकल 22 के तहत इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो स्टेटस था उसके तहत भी पैलेस्टीनियन को सपोर्ट मिलती है, जो कि नहीं मिली. फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस इशू को टेकअप किया गया और इस इशू को टेकअप करने के बाद रेजोल्यूशन 181, 242, 338, जिसके अंदर सीज़ फायर की बातें हो गई, इलेजिटिमेट सेटलमेंट्स जो थी गज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, और फिर अभी रिसेंटली गोलन हाइट्स के अंदर, उस सबको विड्रॉ करने की बात हो गई. और जो प्रिजनर्स ऑफ द वॉर थे और जो डिस्ट्रक्शन थी उसको सीज़ करने की बात हुई, रिटर्न बैक ऑफ द प्रिजनर्स. लेकिन आप देखें कि इस सारी सूरत हाल के बाद 1948 के अंदर अरब इज़राइल क्राइसिस प्रॉपर स्टार्ट होते हैं. देखें, अरब कंट्रीज़ ने, इजिप्ट ने, लेबनान ने, सीरिया ने और अरब कंट्रीज़ ने इज़राइल के ख़िलाफ़ वॉर लड़ी. उन्होंने इस एजेंडा को, ज़ायनिस्ट स्टेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, ज़ायनिज़म को नहीं एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे जो इज़राइल की सेटलमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और दे फॉट विद देम. 1948 के अंदर जंग हुई, 1956 के अंदर जंग हुई ड्यूरिंग द टाइम जब जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे. और उसके बाद 1956 के बाद 1967 के अंदर वॉर हुई. उसके बाद 1973 के अंदर योम कपूर वाला इंसिडेंट, तब वॉर हुई, जिसमें फिर हेनरी किसिंजर जो थे तब फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए से वो चीज़ें, फिर सनाई डेजर्ट और गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक और गज़ा, जब वो चीज़ें उन्होंने कैप्चर कर ली इज़राइल ने, और उसके बाद फिर कैप्चर करने के बाद उनको सारी सपोर्ट मिल रही थी इंग्लैंड से, फ्रांस से, यूएस से. तो टोटल इज़राइल वाज कम्प्लीटली बैक्ड बाय इंग्लैंड, फ्रांस, अदर यूरोपियन पावर्स एंड यूएस. तो अरब कंट्रीज़ जो थे तब वो जीत नहीं सके थे, जो कि बहुत हद तक उन्होंने डिफीट करने की कोशिश की. बट इन द एंड जब वो सपोर्ट आती थी यूरोपियन अलाइज से, यूएस से, तो मुसलमान जो थे, जो अरब कंट्रीज़ थे, वो इसको ब्रेक थ्रू नहीं कर सके, वॉर को जीत नहीं सके. और फिर उसके बाद अब देखें कि सनाई डेजर्ट भी इन्होंने ले लिया और बाकी सारी चीज़ें, फिर वो चीज़ें कुछ रिटर्न करने की उन्होंने. लेकिन आप ये देखें कि तब से लेकर अब तक फिर मामला इतना गंभीर होता गया कि अभी करंट सिचुएशन 2023 7 अक्टूबर जो हमास ने अटैक किया, वहाँ से लेकर अब तक, और उससे पहले भी अंदर स्किर्मिशेस होती रही, ग्रुप्स बनते रहे, क्योस और प्रॉब्लम फैलता गया, मगर अल्टीमेटली इसका किसी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ. लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी और टर्न की तरफ जा रही है. देखें, अभी मुसलमानों को ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जो जंगें जीती जाती हैं और जो तारीख़ में भी जंगें जीती गई हैं, वो कभी अखलाकियात के ऊपर, मॉरलिज़म के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जंगों का फ़ैसला नहीं होता. दुनिया के अंदर जो इन्वेडर्स होते हैं, जो ऑक्यूपायर्स होते हैं, जो इन्वेजन्स होती हैं, एक्सपेंशनिस्ट जो जब एजेंडाज होते हैं, तो वो एजेंडाज एट्रॉसिटी, ब्रूटैलिटी और वायलेंस से ही आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करते हैं. और ये तलवार की ताकत है, आपकी मिलिट्री पावर है, आपकी से इन द ग्लोबल अफेयर्स जो है, ये मैटर करती है कि आपकी दुनिया के अंदर आपका इन्फ्लुएंस कितना है, आपकी हाजमनी कितनी है अपने रीजन के अंदर, अपने नेबर्स के अंदर और दुनिया के अंदर. हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, स्ट्रैटेजिकली, आपकी मुल्क कितना जो है वो
कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, इन चीज़ों पे दुनिया के अंदर फैसला होता है और यही चीज़ें डिसाइड करती हैं। अब देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल ने अबाउट 1984 के करीब एक नावल लिखा, एक सटारिक राइटिंग सी बहुत ही कमाल, जिसके ऊपर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के उन्होंने चीज़ बड़ी कमाल हाईलाइट की, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। अब देखेंगे कुछ लोगों के पास पावर ज़्यादा होती है और उसको एक्सरसाइज करने की पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जिस एनालिसिस को हमने आज देखना है कि कैसे हमने हिस्ट्री से ग्लिम्स लिया, इस ग्लिम्स को अभी की सूरत हाल को समझे कि 2023 7 अक्टूबर से हमास के अटैक के बाद अभी तक जिस ब्लैटेंट लेवल की इललेजिटिमेट मूव्स जो इजराइल की तरफ से आई हैं, इस लेवल की एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम एट्रॉसिटीज़, एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी और कितना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। हैवी बॉम्बिंग है, आर्टिलरी है, आर्म्ड ड्रोन्स हैं, स्टारवेशन है और किस लेवल के बुरे हालात हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि यहाँ पे ईरान लेड जो हमें नज़र आते हैं, जिन्होंने अभी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो की है। अब देखें कि सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ग्रुप, यमनी होसिस ग्रुप, ये सारे ईरान लेड अलायंसेस हैं बैक्ड बाय रशिया, और सीरिया के अंदर बशार अल असद गवर्नमेंट। लेकिन अभी रिसेंटली अब देखें कि ये चीज़ हमें थोड़ी सी ब्रेक होती नज़र आ रही है। ईरान लेड अलायंस जो हैं, including Syria, Yemen's Houthis and Lebanon's Hezbollah offered some resistance and did whatever little they could do actually. The overwhelming Western military and technological superiority on Israel's side is proving to be decisive. अभी हमें सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि जो इज़राइल की साइड है और जो बाकी वेस्टर्न एलाइज की जो स्ट्रेंथ है वो हमें ज़्यादा नज़र आ रही है, उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। लेकिन अभी देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट पब्लिश की है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो बिल्कुल ब्लैटेंटली उन्होंने बताया दैट डिलिजेंटली डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑफ इजराइल्स जेनोसाइड इन गजा, ड्रू क्राइज ऑफ एंटी सेमिटिज्म फ्रॉम द यूएस, जर्मनी एंड अदर वेस्टर्न allies ऑफ इजराइल हु हैव enabled mass murder by funding, arming and supporting both materially and diplomatically the Zionist state. देखिए इंटरनेशनल एमनेस्टी ने ये चीज़ क्लियरली बता दी है कि किस लेवल का जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन अब देखें जो प्रॉब्लम ये है कि इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ एम्बैरसमेंट, अ मैटर ऑफ शेम फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। आई एम वेरी क्लियर इन एक्सप्रेसिंग दिस बिकॉज मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत अहम रोल प्ले करना चाहिए था। उनको यहाँ पे डायलॉग की तरफ और सीज़ फायर की तरफ माइल करना चाहिए था। बिकॉज आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, आपकी जितनी भी यूनिटी है, अल्टीमेटली अगर आप अपने कम्युनिटी को, अपने रीजन को आप बचाना ही नहीं चाह रहे, तो फिर अल्टीमेटली आपकी पावर जो है, आपकी यूनिटी जो है, आपकी इंटेग्रिटी जो है वो अंडरमाइन होती है, क्वेश्चन होती है और फिर चीज़ें डिसइंटीग्रेट होती हैं। और वो चीज़ें हमें सब कुछ अभी डिसइंटीग्रेशन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देखें कि अभी जो अहले तशय्युअ लेड ग्रुप है, जिसको हम हिजबुल्लाह बोलते हैं, यमनी होसिस बोलते हैं, ईरान लेड ग्रुप है बैक्ड बाय रशिया, अभी सीरिया के अंदर जो बशार अल असद गवर्नमेंट है, अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वहाँ पे जो अलेप्पो और डमस्कस का एरिया है, वहाँ पे CIA बैक्ड जो कुर्दीज़ हैं, कुर्दिश जो नेशन है, कुर्दिश नेशन को वहाँ पे, क्योंकि CIA जो है अमेरिका सीरिया के अंदर 2014 से ऑनवर्ड्स जो है एक इंसर्जेंट वॉर के अंदर जो है अपना एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। अभी तक जो रशिया ने बशार अल असद की गवर्नमेंट को बैक किया है वो सक्सेसफुल रह रहे हैं और सारा जो होल्ड है, हेजमनी है, जो काफ़ी हद तक बशार अल असद की है। लेकिन अब ये चीज़ हमें ब्रेक होती या इफ़ेक्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि ऑपोजिट एंड्स पे जो अलकायदा लेड ग्रुप हैं, जिसमें जो हमें अबू मोहम्मद अल जुलानी जो हैं वो और जो HTS हयात तहरीर अल शाम जो हैं फाइटर्स जो हैं वो और अबू जुलानी जो हैं, इनका जो अलायंस था लेड बाय अल कायदा, आप ये देखें कि इनकी अभी ब्लैटेंट स्टेटमेंट नज़र आती हैं। वो कह रहे हैं कि वी आर ओपन टू फ्रेंडशिप विद एवरीवन इन द रीजन इंक्लूडिंग इजराइल। अब देखें कि मुस्लिम कॉज और पैलेस्टाइन की कॉज के लिए खड़े होने की बजाय वो किस तरह अपने बड़े नैरो माइंडेड
और अपने और तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सर्व करने के लिए वो किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो एलआई है हिजबुल्ला का, होसीज़ का, रशिया बैक्ड बशारुल असद ग्रुप जो है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहे हैं इसराइल को काउंटर करने के लिए, इसराइल को जिन्होंने टफ टाइम दिया था जो, और ईरान की जितनी स्कर्मिशेस चली हैं इसराइल के साथ, वो चीज़ें हमें वीक नज़र आती हैं। क्योंकि दोहा के अंदर आप ये देखें कि सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब रशिया, ईरान और टर्की जो है वो दोहा फोरम के अंदर आपको नज़र आते हैं कि और तरह की डिस्कशंस यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे देखें, द लेवल ऑफ रशियन एंड ईरानियन सपोर्ट टू द असद रजीम विल ऑल्सो डिटरमिन द आउटकम ऑफ द वॉर, कि किस हद तक ये ग्रुप सक्सेसफुल रहता है। क्योंकि अब इनसाइड जो एक्सेस था, जो एक्सेस लड़ रहा था इसराइल के अगेंस्ट, उसमें हमें डिसइंटीग्रेशन और डिग्रेडेशन नज़र आ रही है। क्योंकि जब एक कॉज के लिए यूनिटी नहीं नज़र आएगी, टू स्टैंड फॉर द कॉज, टू फाइट फॉर द कॉज, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें हमें फ्रजाइल, वल्नरेबल नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आप देखें बट ऑन द ग्राउंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ हिजबुल्ला एंड अदर ईरान अलाइड फाइटर्स हेल्प्ड टर्न द टाइड इन द फेवर ऑफ Damascus. Now with a weakened Hezbollah and an HTS that seems to enjoy the support of powerful quarters in the West, Israel and elsewhere, it is not clear how the Assad regime can be saved. तो ये देखें कि यहाँ से चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब ये सिनेरियो थोड़ी सी अटेंशन चेंज कर रहा है। अब ये एक इनसाइड वॉर स्टार्ट हो गई है जिसको दुनिया की ग्लोबल पावर्स जो हैं वो डिफरेंटली इधर साइड्स पे सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रशिया इज़ नाउ सो बोग्ड डाउन इन यूक्रेन। अब रशिया ऑलरेडी यूक्रेन क्राइसिस के अंदर, यूक्रेन के अंदर जो उसकी बॉम्बिंग और जो सारा वो वॉर चल रही है पिछले 2-3 साल के अंदर, अब ये देखें कि रशिया वहाँ पे ट्रैप्ड है। अब रशिया किस हद तक, देखें ईरान और इजराइल के दरमियान पिछले कुछ महीने पहले आपने देखा कि डिफरेंट मिसाइल अटैक्स, बॉम्बिंग्स और कन्फ्रंटेशंस और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हमने देखी। किस हद तक ईरान अपने पॉइंट पे स्टैंड करता है। सीरिया जो है, बशारुल असद जो है वो सीरिया को इंटैक्ट कर पाते हैं, स्टेबलाइज कर पाते हैं, और रशिया किस हद तक बशारुल असद की गवर्नमेंट को बैक करता है। और जो यमनी होसीज़ हैं और जो हिजबुल्ला ग्रुप है और ये सारा अहले तशय्युअ सेक्ट लेड ग्रुप जो है, ये किस हद तक अपने स्टैंड पे खड़ा रहता है। ये भी एक क्वेश्चन होगा फ्यूचर के लिए कि इस चीज़ का, गज़ा का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अभी अब देखें जो सबसे मेजर जो एक अलमिया डिलेमा नज़र आता है वो ये कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो लीडर्स के जो एक्शंस हैं उसमें, और उनके वर्ड्स और उनकी डिबेट्स और उनकी स्पीच और उनकी जो अटरेंस है, वर्बल अटरेंस है, उसके अंदर डिसोनेंस नज़र आता है। मोर देन द डिग्रेडेशन ऑफ द सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मिलिट्री कैपेसिटी, कि जो बेसिकली डिग्रेड हो गई है, डिसइंटीग्रेट होती नज़र आ रही है हमें वो एक्सेस which was against the Zionist state, which was against the unconstitutional and illegitimate formation of the land there, which is Israel. Because Muslims जो हैं वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, वो वहाँ के ऑक्यूपेशंस जो हैं, जो illegitimate occupations हैं, उनको कंडेम करते हैं। They want Israel to withdraw from those illegitimate occupations. तो ये स्टैंस जो है अब इंटरनली आपके ग्रुप जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे वहां पे आपको डिसइंटीग्रेशन और डिग्रेडेशन नजर आ रही है। मोर देन द डिग्रेडेशन ऑफ द सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मिलिट्री कैपेसिटी, द पैलेस्टीनियन कॉज हैज बीन डैमेज्ड। अब देखेंगे मुस्लिम वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ whom have defied their public opinion, they may have said the right things but have done exactly the opposite. तो देखें दुनिया के अंदर ऐसे जब सूरत हाल नज़र आए तो मुस्लिम दुनिया के अंदर आपको आज इंटेग्रिटी, आज यूनिटी, आज वो इंटैक्ट फोर्सेस नहीं नज़र आ रही। तो किस तरह वो चीज़ें डिवाइड, और अल्टीमेटली आप अपने ग्लोबल एजेंडा को परसू ही नहीं कर सकते, और जो आप अचीव करना चाह रहे हैं जब आप इंटरनली शैटर हो जाते हैं आप कभी अचीव नहीं कर सकते। लास्ट में आई वुड कोट अब्राहम लिंकन ने कहा था, अ हाउस विच डिवाइड्स विदिन, अ हाउस which divides within falls apart. Thank you.